तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत जीएस एक्सप्लोर सेंटर में। तो चलिए आज हम चलेंगे भूगोल की दुनिया में। भूगोल एक परिचय के रूप में समझेंगे कि भूगोल का जन्म किस तरह से हुआ, भूगोल को कौन कौन से भूगोलवेता और भूवैज्ञानिक ने अपना अपना मत रखा भूगोल के क्षेत्र में, और भूगोल के सिद्धांतों के बारे में समझेंगे कि किस प्रकार से भूगोल का सिद्धांत है और किस प्रकार से इसको कैटेगरी वाइज अलग अलग भूवैज्ञानिक के द्वारा इसको बांटा गया भूगोल को। और भूगोल के कुछ इतिहास है, इसका जन्म कैसे हुआ, कौन से देश हुआ, कौन से कॉन्टिनेंट से हुआ, और इसके बारे में अच्छी पूर्वक गहराई से हम लोग समझेंगे। भूगोल के क्षेत्र में समझेंगे कि भूगोल को किस तरह से अध्ययन किया जा सकता है क्रमबद्ध तरीके से। तो चलिए आज ध्यान दीजिए बोर्ड पे, हम समझते हैं भूगोल के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं कि भूगोल एक परिचय, जिसको भूगोल को हम इंग्लिश में बोलते हैं ज्योग्राफी के नाम से भूगोल को हम जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित करने का जो श्रेय है यूनान के निवासियों को जाता है। तो यूनान जो कि यहाँ वर्ड आया है, जो कि यूनान एक देश है और ये यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत एक देश आता है यूनान, और इसका जो राजधानी है एथेंस है। जो कि यूनान को हम अंग्रेजी और पश्चिमी भाषाओं में ग्रीक के नाम से भी जानते हैं। तो यूनान का जो कि राजधानी है एथेंस है, और यूनान का जो मुद्रा है, करेंसी हो, वो यूरो है। और यूनान जो कि उसको हम अंग्रेजी में और पश्चिमी भाषा में ग्रीक के नाम से जानते हैं। तो यूनान का मुद्रा क्या हो गया, यूरो, और राजधानी है एथेंस। तो चलिए हम देख सकते हैं कि यूनान को निवासियों को जो कि भूगोल को प्राथमिक स्तर पर और नामकरण के रूप में व्यवस्थित करने का जो श्रेय जाता है वो यूनान के निवासियों को जाता है। तो यहाँ पे आप आगे समझते हैं, हम इसके बारे में भूगोल के क्षेत्र के भूगोल के इतिहासों के बारे में समझते हैं। जिसमें हमको देखा गया कि एक वैज्ञानिक थे, यहाँ पे हिकेटियस एक वैज्ञानिक है, जो कि हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस्ट पीरियड्स, हिकेटियस जो कि एक भूवैज्ञानिक थे, भूगोलवेता थे, उन्होंने हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस्ट पीरियड्स यानी पृथ्वी के वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। यानी कि हिकेटियस जो कि एक भूगोल वैज्ञानिक थे, भूवैज्ञानिक थे, भूगोलवेता थे, उनका जो पुस्तक था जस्ट पीरियड्स, यानी उसमें पृथ्वी के वर्णन के बारे में चर्चा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उसी में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया हिकेटियस ने, जो कि जस्ट पीरियड्स जो उनका बुक है उसमें। तो अब आगे समझते हैं, अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। यानी अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए, उसकी पढ़ाई करने के लिए, उसके बारे में समझने के लिए गहराई पूर्वक भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। और 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। जो कि भूगोल जो था वो 20वीं शताब्दी के आरंभ में मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। यानी पर्यावरण और मानव के बीच में जो कि एक पारस्परिक संबंध के रूप में विकसित हुआ 20वीं शताब्दी के आरंभ में। तो उसमें जो कि दो विचारधाराएं थी उसके बारे में समझेंगे। तो दो विचारधाराएं कौन कौन से थे उसके बारे में समझते हैं। तो दो विचारधारा में सबसे पहले था एक संभववाद और एक निश्चयवाद था। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं संभववाद के बारे में समझते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे समझते हैं हम दोनों विचारधाराओं के बारे में, जिसमें सबसे पहले है संभववाद और दूसरा है निश्चयवाद। तो चलिए सबसे पहले हम संभववाद के बारे में समझते हैं, संभववाद में क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में, माने इससे संभववाद के अनुसार है कि इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। कि इसका मतलब हुआ कि इसमें जो मनुष्य है पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। यानी मनुष्य जो कि अपने ही स्वेच्छापूर्ण पर्यावरण को अपनी इच्छा के अनुसार पर्यावरण में कुछ बदलाव कर सकता है, कुछ परिवर्तन कर सकता है संभववाद में। जब तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। यानी प्रकृति के द्वारा जो वस्तु उपलब्ध है, जो उपकरण उपलब्ध है, जो भी इक्विपमेंट्स उपलब्ध है, उसको अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है संभववाद में। जो कि संभववाद का जो कि विचारधारा है उसको कौन से भूगोलवेता ने इसको प्रतिपादित किया था उसके बारे में समझते हैं। कि इस विचारधारा के समर्थक भूगोलवेता हैं वाइबल डिला ब्लास और फैब्रे। बाइबल डिला ब्लास और फैब्रे ने संभववाद विचारधारा का प्रतिपादन किया, को विकसित किया, और इसका उपयोग कर सकता है। जो कि मानव अपनी इच्छा से संभववाद में पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है। तो चलिए संभववाद के बारे में आप समझ चुके होंगे, और आगे समझते हैं हम निश्चयवाद के बारे में समझते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे कि निश्चयवाद में इसमें लिखा गया है कि इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम, इसके अनुसार निश्चयवाद के अनुसार इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम
पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, यानी कि इसमें मनुष्य अपने अनुसार कोई भी, अपने इच्छा के अनुसार कोई भी चेंजिंग, कोई भी बदलाव, कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है, क्योंकि यह पर्यावरण के द्वारा ही निर्धारित होते हैं, जो कि निश्चयवाद में, जो कि निश्चित होते हैं। और संभववाद में संभावना हो सकता है कि उसमें हम बदलाव कर सकते हैं, और निश्चयवाद में हम निश्चित रहता है कि उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, उसमें हमको पर्यावरण के अनुसार ही चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। मनुष्य को स्वेच्छापूर्ण कुछ करने की स्वतंत्रता कम होती है इसमें। निश्चयवाद में मनुष्य को जो कि स्वतंत्रता पूर्वक जो कोई भी कार्य करने, कोई भी बदलाव करने की स्वतंत्रता जो कि कम होती है इसमें निश्चयवाद में। तो यहाँ पे आप आगे देखें कि इस विचारधारा के समर्थक, जो कि निश्चयवाद विचारधारा है, उसके समर्थक कौन है उसके बारे में देखते हैं। तो इस विचारधारा के समर्थक जो हैं निश्चयवाद का, वो है रिटर, रैटजेल, एलन सैम्पूल और हंटिंगटन, जो कि भूगोलवेत्ता भूवैज्ञानिक हैं। रिटर, रैटजेल, एलन सैम्पूल और हंटिंगटन, यही चारों भूगोलवेत्ताओं ने निश्चयवाद सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और संभववाद को ये सभी भूगोलवेत्ता ने, वाइडल, डिलावलास और फैब्रे ने इसका प्रतिपादन किया, इसको विकसित किया। तो चलिए अब आगे इसके बारे में हम समझ चुके हैं, जो कि दो विचारधारा 20वीं शताब्दी के आरंभ में जो कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच में पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के लिए इसको विकसित किया गया था, इसका क्रमबद्ध समावेश किया गया था। तो उसके बारे में हम समझ चुके हैं, संभववाद और निश्चयवाद, जो कि दो विचारधाराएं हैं। चलिए अब हम आगे समझते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे समझते हैं, भूगोल के सिद्धांत के बारे में समझते हैं कि भूगोल के जो सिद्धांत हैं उसमें कौन कौन से प्रकार के जो सिद्धांत दिए गए हैं भूगोल के क्षेत्र में, उसके बारे में समझते हैं। भूगोल को किस तरह से समझा जा सकता है, कौन कौन से प्रकार में बांटकर भूगोल को अच्छी तरह से अन्वेषण और रिसर्च किया जा सकता है, उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोर्ड के भूगोल के जो सिद्धांत है उसमें दिया गया है कि भूगोल को सिद्धांत में जो कि ज्योग्राफी, और ये भूगोल के सिद्धांत में देखिए यहाँ पे प्राकृतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो भूगोल को दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो जो भूगोल का जो सिद्धांत है इसमें प्राकृतिक भूगोल और मानव भूगोल है, उसमें हम पहले जानते हैं प्राकृतिक भूगोल के बारे में समझते हैं। तो प्राकृतिक भूगोल में देखिए कौन कौन से टॉपिक है, और उस टॉपिक के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक है, उसके बारे में हम एक एक करके अलग अलग वीडियो बनाकर आप लोगों को हम इसके बारे में समझाएंगे। पहले तो हम प्राकृतिक भूगोल के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे अलग अलग वीडियो में, और उसके जो प्राकृतिक भूगोल के जैसे भू आकृति विज्ञान, प्राकृतिक भूगोल में सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए आप, भू आकृति विज्ञान है, दूसरा है जलवायु विज्ञान है, तीसरा है समुद्र विज्ञान है, चौथा है जीव भूगोल है, और पांचवा है पर्यावरणीय भूगोल। तो यहाँ पे भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जीव भूगोल, पर्यावरणीय भूगोल, ये सभी प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। और प्राकृतिक और प्रत्येक भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत भी बहुत सारे टॉपिक है, और जलवायु विज्ञान के अंतर्गत भी बहुत सारे टॉपिक है, और इस सभी प्रकार के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिकों को हम अच्छी तरह से अन्वेषण करेंगे। भू आकृति में हम जानेंगे भूमि स्थल के बारे में, पर्वत पहाड़, माने भूमि पर जो भी चीज़ मौजूद है उसके बारे में समझेंगे। उसका जलवायु विज्ञान में हम जलवायु से संबंधित सभी चीज़ों को समझेंगे। समुद्र विज्ञान में समुद्र से संबंधित सभी चीज़ों को समझेंगे। जीव भूगोल में मृदा, वन्य और वनों के क्षेत्र, कृषि के बारे में समझेंगे जीव भूगोल में। और यहाँ पे पर्यावरणीय भूगोल में समझिए कि एक तरफ पर्यावरण को और पारिस्थितिकी के विकास और उसके तंत्र के बारे में समझेंगे पर्यावरणीय भूगोल में। तो चलिए अब यहाँ पे समझ चुके हैं प्राकृतिक भूगोल के बारे में आप लोग। तो आगे आइए, आगे आप लोगों को दिखाते हैं हम। यहाँ पे मानव भूगोल है। तो मानव भूगोल में सबसे पहले हमको पढ़ना है मानव भूगोल के संदर्भ के बारे में पढ़ना है। तो मानव भूगोल के संदर्भ क्या है उसके बारे में समझना है सबसे पहले मानव भूगोल में हमको, और आगे समझना है आर्थिक भूगोल समझना है, और तीसरा है जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल, जनसंख्या के बारे में और बस्ती के जो कि भूगोल है उसके बारे में समझेंगे। और चौथा पढ़ना है पारदेशिक भूगोल, पारदेशिक भूगोल के बारे में समझेंगे। उसके बारे में कैटेगरी वाइज और अच्छे तरीक़ा से हम आपको समझाएंगे। प्राकृतिक भूगोल सबसे पहले पढ़ेंगे हम, उसके बाद मानव भूगोल पढ़ेंगे, उसके बारे में अच्छी तरह से समझेंगे हम। और यहाँ पे देखिए कि मानव भूगोल में मॉडल, यहाँ पे देख लीजिए कि मानव भूगोल में मॉडल, सिद्धांत एवं नियम, पाँचवा जो है प्रादेशिक भूगोल के बाद मानव भूगोल में मॉडल, सिद्धांत एवं नियम के बारे में समझेंगे। तो चलिए भूगोल के जो सिद्धांत है उसमें कितने सारे टॉपिक आए हैं, उस टॉपिक के अंदर भी कितने सारे टॉपिक हैं जो कि VVI एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके सभी एग्जामों के लिए, सिविल सर्विसेज, SSC, बैंक, रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा और गहराई पूर्वक हम भूगोल को इस सिद्धांतों के बारे में समझेंगे। तो चलिए अब आगे समझते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे समझते हैं भूगोल के कितने प्रकार हैं, कितने कैटेगरी वाइज उसको बांटा गया है उसके बारे में समझते हैं। कौन कौन से भूगोलवेत्ता और भूवैज्ञानिकों ने इसका नाम दिया और कैसे इसका प्रतिपादन किया उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बोर्ड पर, यहाँ पे देखिए कि भूगोल के जनक,
भूगोल के जन्म, भूगोल को किसने जन्म दिया? तो एक जो कि एक भूगोल वेता थे, भूवैज्ञानिक थे जिनका नाम है हिकेटियस। हिकेटियस ने भूगोल का जन्म किया, भूगोल के जनक के रूप में हिकेटियस को माना जाता है। तो अब आगे देखिए, जिसमें वर्तमान भूगोल के जनक, यानी वर्तमान भूगोल के जनक किसको माना जाता है? वर्तमान भूगोल यानी आधुनिक भूगोल का जनक हम मानते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को हम वर्तमान भूगोल का जनक मानते हैं। और आगे देखिए यहाँ पे व्यवस्थित भूगोल के जनक के रूप में हम इरेटोस्थनीज को मानते हैं। यहाँ पे देख लीजिए इधर से एक बार कि व्यवस्थित भूगोल का जनक जो कि है इरेटोस्थनीज। व्यवस्थित भूगोल के जनक हम किन्हें कहते हैं? कौन व्यवस्थित भूगोल का जनक माना जाता है? तो इरेटोस्थनीज को हम व्यवस्थित भूगोल का जनक मानते हैं। और यहाँ पे जियोग्राफिका शब्द का जो प्रथम प्रस्तावक थे, जियोग्राफिका शब्द का प्रथम प्रस्तावक जो कि इरेटोस्थनीज ही थे। व्यवस्थित भूगोल का भी जनक इरेटोस्थनीज और जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग प्रथम प्रस्तावक जो कि इरेटोस्थनीज ही थे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम को माना जाता है। तो भौतिक भूगोल के जो जनक है वो पोलिडोनियम को माना जाता है, भौतिक भूगोल का जनक। यहाँ पे देखिए भौतिक भूगोल पोलिडोनियम के द्वारा। और सांस्कृतिक भूगोल जो कि एक अगला भूगोल का टाइप है, इसमें सांस्कृतिक भूगोल है। तो सांस्कृतिक भूगोल को कार्ल वो सावर जो कि सांस्कृतिक भूगोल का जो जनक है वो कार्ल वो सावर को माना जाता है। और आगे देखिए गणितीय भूगोल के संस्थापक थेल्स व अनेक्जिमेंडर। थेल्स और अनेक्जिमेंडर को गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। और आगे देखिए यहाँ पे विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है? विश्व ग्लोब यानी जो विश्व का जो ग्लोब है उसका निर्माता कौन है? तो विश्व ग्लोब का जो निर्माता है अनेक्जिमेंडर। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? नहीं, विश्व ग्लोब का जो निर्माता है वो मार्टिन बैहम जो कि विश्व ग्लोब के निर्माता है। और अनेक्जिमेंडर जो कि मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? अनेक्जिमेंडर। मानचित्र का निर्माणकर्ता कौन है? अनेक्जिमेंडर को मानचित्र का निर्माणकर्ता माना जाता है। और यहाँ पे देखिए भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार, भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार स्ट्राबो को माना जाता है। भौगोलिक माने विश्वकोश जो कि भूगोल के क्षेत्र में जो कि विश्वकोश दिया गया है, जो कि भूगोल के क्षेत्र से सभी चीज़ों को जो मेंशन किया जाता है जो कि भौगोलिक विश्वकोश में आता है, उसकी रचना जो कि स्ट्राबो के द्वारा किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भूगोल के जो अलग अलग प्रकार थे उसके बारे में कौन कौन से भूवेता अपना अपना मत रखे थे और कैसे इसका प्रतिपादन किए थे, उसके बारे में आप अच्छी तरह से समझे होंगे। तो चलिए अब आगे हम समझते हैं भूगोल के कुछ परिभाषाओं के बारे में। भूगोल को जियोग्राफी का कुछ जो कि अलग अलग भूवेता और भूवैज्ञानिक के द्वारा अलग अलग परिभाषा दिया गया था उसके बारे में समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। तो चलिए दोस्तों अब आगे समझते हैं भूगोल के परिभाषाओं के बारे में, जो कि अलग अलग भूवैज्ञानिक भूगोल वेदाओं के द्वारा दिया गया परिभाषा है, डिफिनीशन है, उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए ये ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। यहाँ पे देख सकते हैं कि भूगोल की कुछ परिभाषाएं, जिसमें पहला परिभाषा है जो कि स्ट्राबो, जो कि एक भूवैज्ञानिक भूगोल वेता स्ट्राबो थे, उनके द्वारा एक परिभाषा दिया गया है भूगोल का। वहाँ इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना है। इसका मतलब हुआ कि इसमें जो कि भूगोल का जो स्ट्राबो के द्वारा जो भूगोल का परिभाषा दिया गया है, इसमें कहा गया है कि भूगोल एक स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों यानी स्थल, महासागर यानी समुद्र जो कि हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागरों से सभी महासागरों के बारे में चर्चा किया गया है, और जीव जंतुओं के बारे में चर्चा किया है, वनस्पति पेड़ पौधा जिसमें आते हैं, और फलों के बारे में, तथा भूधरातल माने धरती पर जितने भी भूधरातल के क्षेत्र में जो भी आते हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इसी के ये जो परिभाषा दिया गया है वो स्ट्राबो के द्वारा दिया गया है, जो कि एक भूगोल वेता थे, उन्हीं के द्वारा इस परिभाषा को प्रस्तावित किया गया। तो यहाँ पे अब आगे देखते हैं कि अगला जो भूवैज्ञानिक थे, भूगोल वेता थे, उनका नाम है कैलोडियस एवं टोल्मी। कैलोडियस और टोल्मी जो कि एक भूगोल का एक परिभाषा दिए, उसमें देखा गया, उसमें देखिए उसमें कहा गया है कि भूगोल पृथ्वी का झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभामय विज्ञान है। इनके कैलोडियस और टोल्मी का जो परिभाषा है भूगोल का, इसमें भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभामय विज्ञान है, जो कि कैलोडियस और टोल्मी के द्वारा बोला गया था कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभामय विज्ञान है। तो चलिए अब आगे समझते हैं अगला जो भूगोल का परिभाषा है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें
पृथ्वी को स्वतंत्र भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जो कि कार्ल रिटर, जो कि भूवैज्ञानिक भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर जो थे, उन्होंने इस परिभाषा को दिया, जिसमें कहा उन्होंने कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जो कि कार्ल रिटर के द्वारा दिया गया परिभाषा है भूगोल के क्षेत्र में। तो अब आगे देखते हैं हम कि अगला जो परिभाषा है, जो कि अगला भूगोल वैज्ञानिक भूवैज्ञानिक आर्थर होम्स, जो कि भूगोलवेत्ता आर्थर होम्स के द्वारा जो परिभाषा दिया गया उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जिसमें पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। यानी आर्थर होम्स के द्वारा जो भूगोल का परिभाषा दिया गया है उसमें भूगोल को इस तरह से परिभाषित किया गया है, इसमें कहा गया है कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने लायक हो। तो अलग अलग भूगोलवेत्ताओं, अलग अलग भूवैज्ञानिक के द्वारा अलग अलग भूगोल का परिभाषा दिया गया, जो कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, आप अच्छी तरह समझे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम आगे ऐसे ही करके अलग अलग प्रकार के अलग भूगोल के अलग अलग टॉपिक के बारे में हम वीडियो लाते रहेंगे। तो मेरे चैनल पर आप बने रहिएगा और अलग अलग सब्जेक्टों का हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, जनरल साइंस और करेंट अफेयर्स सभी विषयों को इसमें हम बताएंगे आपको इस चैनल पे, अभिजीत जीएस एक्सप्लोर सेंटर पे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम इस सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।